हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आज का क्लास साइंस का होने जा रहा है और यह बहुत ही शानदार क्लास होगी, इंटरेस्टेड क्लास होगी और नॉलेजफुल वीडियो ये बनेगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो सबसे बेटर है आपके 29 फरवरी विज्ञान के पेपर के लिए। ठीक है, तो जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत आप सभी को सीखने को कुछ मिलेगा। ठीक है, ये जो आपके 29 फरवरी को जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उन सभी में ये प्रश्न मिलने वाले हैं सब। ठीक है, और ये सभी के सभी ओरिजिनल पेपर है, इसी के आधार पर हम समझेंगे बूझेंगे कि हाँ किस प्रकार का पेपर आएगा और किस प्रकार का नहीं। तो आप सभी लोग देख करके और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और जो नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आप सभी का प्रकाश के। ठीक है, और देखिए आपका ये सेट नंबर कितना है, सेट 3 है। इसके पहले हम 2-3 वीडियो और बना चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और 824 EL का है। ठीक है, यह आपका 2023 में आपका प्रश्न पूछा हुआ सभी है। ठीक है, तो इसके आधार पे आपको ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से पेपर आ रहा है और कैसा हमको प्रश्न तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं किसके लिए? ऑप्शन ए दिया है केवल अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, और बी ऑप्शन दिया है केवल उत्तल दर्पण के लिए और सी ऑप्शन दिया है केवल समतल दर्पण के लिए। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से ये सभी। क्या आप पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन तो केवल अवतल में ही काम करता है, वो तो उत्तल में भी काम करता है। ठीक है, और यहाँ दिया है उत्तल दर्पण के लिए, समतल के लिए भी काम करता है, यानी कि डी ऑप्शन देखा जाए तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों ऑप्शनों के लिए प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होते हैं, सत्य होते हैं, यानी कि लागू करते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो उत्तल लेंस द्वारा, क्या ऐसा है कि उत्तल लेंस के द्वारा ही आपका आवर्धित बन सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण तो एकदम नहीं होगा। बी ऑप्शन तो आपको मान लीजिए उत्तल दर्पण द्वारा इसलिए नहीं होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धित कहाँ होगा, हमको बड़ा होना चाहिए। अवतल दर्पण द्वारा, तो हाँ अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमको आवर्धन पूछ रहा है ना कि एम का मान हमको बड़ा चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, एम का मान बड़ा होना चाहिए। तो उत्तल लेंस के द्वारा, यानी कि उत्तल लेंस का भी आवर्धन क्षमता क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। और आपका अवतल दर्पण द्वारा, तो ए और सी, यानी कि जो डी ऑप्शन दिया है ए और सी, यह दोनों क्या होगा, करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, यानी कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है चालक, अर्धचालक, अतिचालक, विद्युत रोधी। तो देखिए उसको विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, या कुचालक भी उसको कहते हैं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर का ऑप्शन बताइए आप सभी लोग। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति जिसे P से कहते हैं, P = होता है W/T। ठीक है, W का मतलब कि कार्य, और कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है। और T क्या है, समय है, समय का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, और जूल प्रति सेकेंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही लाजवाब, यह वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कह सकते हैं। यह कई बार पूछा गया है। ठीक है, और हो सकता है कि 2024 बोर्ड में जो एग्ज़ाम होगा 29 फरवरी को, ये आपको देखने को मिले। ठीक है, 29 फरवरी को यह प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुना कर देने पर, ठीक है 3 गुनी कर देने पर केतली में, यानी कि धारा का मान कितना कर दे रहा है, 3 गुना कर दे रहा है। ठीक है, और कह रहा है कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी, यानी केतली में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी, धारा का मान अगर 3 गुना कर देने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए H प्रोपोर्शनल क्या होता है,
H जो होता है प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि धारा का मान अगर 3 गुना कर देंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 9 गुना। यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का, और अगला प्रश्न यह दृष्टि दोष से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। असमर्थ का मतलब ये हो कि वो अच्छा से देख नहीं पा रहा है, यानी कि उसके में क्या है दूरदृष्टि दोष है। क्या है दूरदृष्टि दोष है, ठीक है। तो अब आगे कह रहा है कि उसके नेत्र में दोष होगा, तो क्या होगा दूरदृष्टि दोष। क्या होगा दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो यानी इसका ऑप्शन तो पहले ए करेक्ट हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष की बात सुनिए, क्या होता है कि इसमें दूर की स्पष्ट वस्तु तो हमें दिखाई देती है, सॉरी आइए अगला प्रश्न है 6 नंबर। और 6 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, यानी कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, ठीक है। तो जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष का क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा, और दूरदृष्टि नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है और ये फोकस दूरी घट जाती है। क्या होती है फोकस दूरी घट जाती है। निकट दृष्टि दोष में हमारा फोकस दूरी घट करके क्या हो जाता है कम हो जाता है, जिससे रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनने लगता है। क्या होता है रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनने लगता है, ठीक है। क्या होता है रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनने लगता है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब कब बनाता है जब वस्तु अनंत पे रहता है। क्या होता है जब वस्तु अनंत पे रहता है, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अनंत पे जो रहता है उसका प्रतिबिंब क्या होता है बहुत छोटा बनता है, ठीक है। और यह कह रहा कि वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न है, और केमिस्ट्री का ये प्रश्न बहुत ही शानदार सब प्रश्न है। सभी को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी ये पेपर में आने वाले प्रश्न है, बार बार जैसे दोहराता है, ठीक है। और ये सभी के सभी ओरिजिनल पेपर है। तो आशा करते हैं इस सभी वीडियो को आप तैयार जैसे वीडियो को आप देख करके सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है केमिस्ट्री का, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। देखिए जब कार्बन को आप क्या करेंगे वायु की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो ये कार्बन और ये वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो क्या बनेगा CO2 बनेगा, ठीक है। क्या कह रहा है का बनना उदाहरण है, कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया। तो हाँ ये संयोजन अभिक्रिया हो रही है क्योंकि यह दोनों का योग हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। विस्थापन तो विस्थापन होगा नहीं, द्विविस्थापन है नहीं, वियोजन है नहीं, ये संयोग हो रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। कह रहा है कि जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। क्या कह रहा है जिंक पर, यानी कि जिंक का चूर्ण है और इसमें क्या कर रहा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है H2SO4। क्या होता है H2SO4। तो ये जिंक क्या करेगा हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा क्योंकि इससे अधिक क्रियाशील होता है, तो बनाएगा जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी निष्कासित होगी, ठीक है। क्या होगी हाइड्रोजन गैस, यानी कि 9 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। 9 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु, यानी कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या है, तो सभी लोग जानते होंगे क्या है ब्रोमीन है। क्या है ब्रोमीन, जिसका संकेत क्या होता है Br होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 35 होता है, ठीक है। क्या होता है इसका संकेत जो होता है Br होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है 35 होता है, ठीक है।
तो बी ऑप्शन क्या है इसका आपका पूरा करेक्ट है। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न को आप सभी को बताना है। प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है, क्या है प्रोपेनोन, तो नोन जोड़ा गया है, नोन की ओन, ठीक है, तो ये किसका है, कार्बोक्सिलिक समूह का है ना, कार्बोनिल समूह का है। ठीक है, यानी इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बोनिल समूह का है। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह में हमारा क्या होगा, ये होगा, और ये जहाँ आएगा यानी कि C ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, और A ऑप्शन क्या है आपका एल्कोहल का है। ठीक है, किसका है, एल्कोहल का, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है और ये एल्डिहाइड का है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है प्रोपेनोन, तो जिसमें क्या है कार्बोनिल समूह होगा, जिसमें क्या जोड़ा जाता है, ओन जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन C करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल है, क्योंकि इस प्रश्न से कई प्रश्न आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड, जैसे कॉलम A कॉलम B दिया है, कह रहा है कि कॉलम A में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम B में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। कॉलम A का मिलन कॉलम B से करना है। ठीक है, और कॉलम A में नाम दिया हुआ है और इसका क्या दिया है, संरचना सूत्र यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, मिलान करके बताना है कि कौन सा किसका होगा। तो देखिए इसमें बहुत आसानी से मिला लेंगे। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है, तो CHO देखिए इसमें क्या है, इसमें COOH है, तो ये तो होगा ना, ये CHO, यानी कि हम पहले का मिला देंगे किससे, B से। ठीक है, पहले का B से। एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड किस में है, देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें है, यानी कि D ऑप्शन में, तो इसको मिला देंगे किससे, D से। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब COOH। ठीक है, COOH, तो हम A में देख रहे हैं क्या है, COOH है, तो इसका मिला देंगे किससे, A से। ठीक है, और एक ही आपका बच रहा है, क्या बच रहा है, D, हेलो एल्केन का क्या बच रहा है, C से मिला देंगे। ठीक है, और आपका मिलान हो गया, लेकिन ऐसे तो हमको आंसर बताना नहीं है, ये ऑप्शन दिया हुआ है नीचे देखिए ABCD। ठीक है, तो हम किसका किसका मिलाए हैं ये खोजेंगे, यानी कि हम A का मिलाए हैं B से, तो A का देखिए B से, A का तो इसमें C है, ये नहीं होगा, A का B से ये हो सकता है। ठीक है, और A का D से, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। A का हमको मिलाना है A का B से, किससे मिलाना है, सॉरी देखिए A का मिलाना है B से। ठीक है, और हमको चाहिए इसमें A का B से, तो A का C दिया है, A का D दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। इसमें दिया है A का B और A का B, तो ये दोनों ऑप्शन अभी है और आगे मिलाएंगे। यानी अब हम देखेंगे B ऑप्शन जो एल्काइन का है, एल्काइन का किससे मिलाए हैं, B का D से मिलाए हैं, तो B का हमको D चाहिए, तो देखिए इसमें B का C है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखेंगे कि B का D है, और देखें तो 3 ऑप्शन हम काट ही दिए हैं, तो एक ही ऑप्शन जो बचा है वही हमारा क्या होगा। ऐसे मिलाते हैं, और बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत ही आसान होता है। आपको क्रियात्मक समूह पता होना चाहिए, क्रियात्मक समूह जब पता रहेगा तो आप सभी को क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सभी भी वीडियो क्या होंगे, आपको हेल्पफुल होंगे, तो ज़रूर वीडियो को पसंद लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब अगला, ये सभी आपके 2024 बोर्ड के लिए नॉलेजफुल है। ठीक है, और ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम आपके 2024 में, यानी 29 फरवरी को आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है, कार्बन परमाणु की संयोजकता। देखिए कार्बन का जो क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4 होगा, क्या होगा 2 और 4, यानी कि बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसकी संयोजकता कितना होती है, 4 ही होती है, तो क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, 13 नंबर प्रश्न का आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बायो उपभाग 3। ठीक है, बायो आ गया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सभी प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न हैं, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, ये सभी के सभी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जनन, तो जनन तो हो नहीं सकता है। फिर बी ऑप्शन दिया है क्या, उत्सर्जन।
ठीक है। और सी ऑप्शन दिया है पाचन परिसंचरण, तो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, उत्सर्जन। क्या होता है, उत्सर्जन में हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अब 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन ए दिया है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये तो होता ही है, ये प्रकाश अवशोषित करता है, ठीक है। तो ये तो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमको नहीं खोजना है ना। दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी क्रिया होती है। प्रकाश ऊर्जा से क्या होता है, खाना बनता है, रासायनिक ऊर्जा उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। और सी ऑप्शन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी प्रक्रिया होती है। और डी ऑप्शन दिया है ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विखंडन, ठीक है। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यह जो होता है श्वसन क्रिया में होता है। किस में होता है, श्वसन क्रिया में होता है। तो डी ऑप्शन ही इसका क्या होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये नहीं चुनना है, तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये तो सभी लोग जानते होंगे, चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो क्या होगा, ये आपका 16 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 16 नंबर प्रश्न के बाद अब 17 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे। तो ये आप आशा करते हैं सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, मटर के पौधे पर किए थे, ठीक है। डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि इसका जीवन काल जो होता है बहुत कम दिनों के लिए होता है इन सभी के अपेक्षा, इसलिए मटर के पौधे पर इन्होंने क्या क्या प्रयोग किया, ठीक है। तो क्या होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। ठीक है, देखिए पपीता जो होता है, पपीता, ठीक है, पपीता एक लिंगी होता है, या तो इसमें नर ही लिंग होगा और नहीं तो मादा लिंग होगा, दोनों में से कोई एक ही पाया जाता है, ठीक है। तो आपका पपीता ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, क्या होगा ए ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, ठीक है। और 19 नंबर प्रश्न आपके प्रजनन से बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो है, ठीक है। ये क्या है प्रश्न है, कह रहा है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। मादा जनन यानी कि जो महिलाएं होती हैं जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है अंडाशय, बी ऑप्शन दिया है अंडवाहिनी, और सी ऑप्शन दिया है गर्भाशय, और डी ऑप्शन दिया है योनि। बहुत लोग योनि मतलब कि योनि में लगा देंगे, लेकिन योनि नहीं होता है, गर्भाशय होता है, ठीक है। गर्भाशय में ये कॉपर टी लगाया जाता है, किसमें गर्भाशय में, ठीक है। और यह जो कॉपर टी लगाया जाता है, कॉपर टी का जीवन काल अगर लगा दिया जाए एक बार तो 3 से 10 वर्ष के लिए रह सकता है। कितने वर्ष के लिए, 3 से 10 वर्ष के लिए यह कॉपर टी रह सकता है, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न, और बहुत ही शानदार और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो यानी कि ये प्रश्न होगा, आप इसको बताइएगा। और सभी लोग वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये सभी के सभी आपके वीडियो जो बनाए जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन सभी वीडियो को देखते हैं तो आपका 100% गारंटी है कि 95% से अधिक आप नंबर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो सभी वीडियो को आप देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऐसा नहीं है, ये तो सही है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, सही बात है, अनुपस्थिति में होता है। यह प्रक्रम सामान्य ईस्ट में होता है, हाँ यह सामान्य ईस्ट में होता है। इस क्रिया में पाइरूवेट या पाइरुविक अम्ल CO2 व इथेनॉल में परिवर्तित होता है, हाँ। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तो नहीं, यह जो किण्वन की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती है, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।